नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम राजनीति। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद नेपाल चल रहा है। पिछले 3 सालों में हमारे तीनों पड़ोसी देशों की सियासी नींव हिल चुकी है और अब नेपाल धधक रहा है। पूर्व पीएम की पत्नी को जला दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ जेनजी का ये आंदोलन नेपाल के बाकी शहरों में तेजी से फैलता चला गया। पुलिस और सेना का सामना जब यूथ से हुआ तो देखते ही देखते शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक होते चले गए और उसके बाद वहां पर जनता का गुस्सा किस कदर फूटा है उसकी बानगी ये 25 तस्वीरें हैं। खबर फैली कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उस पर पुलिस ने जबरदस्त फायरिंग की, जिसमें कई लोग मारे गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस खबर को पंख लगे और विद्रोह के दूसरे दिन ये बवाल और भी ज्यादा हिंसक और भी ज्यादा भयानक होता गया। हालात बिगड़ते देख कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा तो लिया गया, लेकिन विद्रोह की दिशा बदल चुकी थी। सड़कों पर संघर्ष जारी रहा। देखिए किस तरह से संघर्ष की तमाम तस्वीरें सामने आई। संघर्ष इस कदर बढ़ता चला गया, इसके बाद ओली सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। आखिरकार नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। अब सवाल यह है कि नेपाल विद्रोह के पीछे आखिर किसका हाथ है। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, फिर नेपाल में जो सड़कों पर रक्तपात हो रहा है वो किसी भयानक सपने जैसा है। एक एक कर सरकारें गिर रही हैं या फिर जनता की बगावत के आगे सरकारों ने घुटने टेक दिए हैं। नेपाल में जेन एक्स नहीं, उससे एक कदम आगे की तस्वीर दुनिया को दिखाई गई, जहां सोशल मीडिया बैन पर युवा बगावत पर उतर आए और ओली सरकार की चूल्हे हिला दी। काठमांडू में जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी महफूज नहीं रह पाया। नेपाल की हिंसा में पूर्व पीएम पुष्प कमल और शेर बहादुर देवबा का घर भी धू धू कर जल उठा। नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में आग लगा दी गई। ओली की पार्टी ऑफिस को भी आग में झोंक दिया गया। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हमारा जिंदगी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा।
चुन चुन के गोली मारा उसने। गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार जो ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े जब लीडर है ना, वो हम लोग अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब बिगड़े हालात को संभालने के लिए ओली सरकार ने कई कोशिशें भी की। शहर शहर पहले हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए एहतियाती कदम भी उठाए गए। नेपाल में कोई एक जगह नहीं, कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, जैसे काठमांडू, झापा, पोखरा, बुटवल, चितवन, ललितपुर, नेपालगंज, विराटनगर जैसे बड़े शहरों में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती हो गई, जबकि काठमांडू में सेना को तैनात किया गया। नेपाल की सरकार को इस तरह के विद्रोह का अंदाजा नहीं था। जब एहसास हुआ तो देर हो चुकी थी। आनन फानन में सोशल मीडिया से बैन हटाया गया। ऐसा लगा कि इससे आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलट। प्रदर्शनकारी केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अड़ गए और आखिरकार केपी ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। ओली से पहले सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन ये हो न सका। देखते ही देखते नेपाल में हालात बस से बदतर हो गए और फिर शुरू हुआ तख्ता पलट का सीन। उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने इस्तीफा दिया, विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा ने इस्तीफा दिया, खेल मंत्री तेजूलाल चौधरी ने इस्तीफा दिया, कानून मंत्री अजय चौरसिया ने इस्तीफा दिया, ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा ने इस्तीफा दिया, वन मंत्री एन बहादुर शाही ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने इस्तीफा दिया, रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दिया, पर्यटन मंत्री बद्री पांडे ने भी इस्तीफा दिया। दिग्गजों ने विद्रोह के आगे सरेंडर कर दिया और अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री ओली को सौंप दिया। लेकिन बात जब नहीं बनी तो ओली ने भी इस्तीफा दे ही दिया। बाद में वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी इस्तीफा देना ही पड़ा, जिसके बाद सेना ने उन्हें अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया ताकि प्रदर्शनकारियों के हमले का वो शिकार न हो जाएं। मेरे विचार से ये बहुत ही अचानक हुआ है। मेरे विचार से किसी को इसके बारे में उम्मीद नहीं थी और भारत को नहीं, नेपाल में भी किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था। जो इतना ज़्यादा जो जेनजी है जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, अब प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं और प्रोटेस्ट हमने देखा है जो चाहे नेपाल में हो या और देशों में हो, होते रहते हैं क्योंकि कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है जो ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन किया है, वो एक बिल्कुल जिसे कहा जाए एक ट्रिगर के तरीके से उसने काम किया है, जिसे कहा जाता है लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। जो इतनी ज़्यादा मुश्किलें और इतना ज़्यादा भार
सब लोगों की पीठ पर आ गया था उनके लिए, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो। जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उनको अपने सामने कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ नेपाल में सोशल मीडिया बैन के नाम पर हुआ। अब आपको बताते हैं युवाओं ने नेपाल में क्यों मोर्चा खोला था। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। कल प्रदर्शनकारी संसद भवन घेरने की नीयत से आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी ही देर में उन लोगों ने संसद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। यह आंदोलन 8 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 दिन में ही नेपाल जल उठा। इसका असर ये हुआ कि सोशल मीडिया से बैन हटा और ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा। ये बहुत भयावह स्थिति है नेपाल में आज। जो कल जो बच्चों को मारा, तो मुझे लगता है उससे इतना ज्यादा आक्रोश हुआ है नेपाल की जनता में, इसीलिए परिस्थिति हुई है। उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया कि जनता में आक्रोश कितना है, और आक्रोश केवल सोशल मीडिया की वजह से नहीं था। आक्रोश इसलिए भी है कि इतना वहाँ करप्शन है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप में करप्शन इतना है और उस करप्शन की कोई सजा नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि दोनों बड़ी पार्टीज जो हैं इकट्ठी हुई हैं ताकि जो करप्शन के चार्जेस हैं इनके लीडर्स के खिलाफ उनको दबाया जा सके। और दूसरा ये भी था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो लोग सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव थे, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे कि इतनी लग्जरी की लाइफ है हमारी, और आम जनता जो थी जो इतनी मेहनत और परिश्रम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, वो लोग बहुत नाराज थे इससे। तो इस तरह की चीजों से भी आक्रोश जो है बहुत बढ़ा नेपाल में, और ये जो है नेपाल की लीडरशिप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर गई। नेपाल की युवा क्रांति का संदेश साफ है और वो लोग चाहते हैं कि काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन शाह को कमान सौंपी जाए। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वही नेपाल के अगले पीएम होंगे, लेकिन अब अहम सवाल ये है कि क्या नई सरकार वहां के युवाओं के आकांक्षाओं को पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब खबर भारत के राजनीतिक गलियारे की। सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी से था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आए ये स्थिति और भी ज्यादा क्लियर होती नजर आई कि जो नतीजा होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा, यानी कि राधाकृष्णन के पक्ष में, और सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। आपको बता दें, महाराष्ट्र के गवर्नर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के अब 17वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और अब उनको लेकर ये कहा जाए कि बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद से ही एक अलग उत्साह यहाँ पर नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यूपीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से एक तरह से कहा जाए, जो बी किशन रेड्डी थे उन्हें 300 वोट मिले हैं। और ये बड़ी एक तस्वीर यहाँ पर बनती नजर आती है। कहा यह जा रहा है कि इस बीच क्रॉस वोटिंग भी हुई। हालांकि क्रॉस वोटिंग कैसे हुई, किसकी तरफ से हुई, यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि फैसला आ चुका है। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, कहा जा सकता है। आइए मैं आपको जल्दी से आंकड़ा बता देती हूं कि आखिर किसको कितने वोट मिले हैं। कुल अगर वोटों की संख्या देखी जाए तो 767 कुल वोट पड़े, और जिसमें सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े हैं। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 300 वोट पड़े हैं। और इस दौरान जो 15 वोट थे वो इनवैलिड माने गए, तो उन्हें निरस्त कर दिया गया। अब इसके बाद में बार बार यही चर्चा होने लगी कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई है। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में
जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, यानी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई, ये भी बात बार बार लगातार की जा रही है। अब मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जिस तरह से स्थिति यहाँ पर एक नजर आई है, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर कौन किसके साथ में नजर आता है। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आखिर कौन किसके साथ में था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ में जेडीयू, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, ये एक तरह से एनडीए गठबंधन का था। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और डीएमके, ये महागठबंधन के साथी थे और इसी आधार पर वोटिंग हुई। और ये कहा जाए कि यहाँ इधर एनडीए का पलड़ा ज्यादा भारी रहा तो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्हें यहाँ पर जिस तरह से वोट मिले उसमें अपने आप में ही ये कहा जाए कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट की जो तस्वीर है वो जरूर नजर आती है। और इसके बाद में एक अलग तस्वीर जो है ये बनती हुई नजर आ रही थी कि आखिर ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो क्रॉस वोटिंग किस तरह की हुई है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरह से किसने किसका साथ दिया, ये तो अब चर्चा का विषय है ही। आखिर कौन है वो घर का भेदी जिसने खास तौर से कहा जाए कि क्रॉस वोटिंग की और वो वोट गए हैं सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में। मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि इसमें भी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो वोट हैं ये दक्षिण भारत के ही सांसदों की तरफ से एक तरह से आए होंगे। अब लेकिन अगर मैं बात करूं कि सीपी राधाकृष्णन, अगर इनके बारे में देखा जाए तो एक लंबा अनुभव राजनीति के तौर पर इनको माना जाता है। संघ के हमेशा से ये कहा जाए कि पसंदीदा व्यक्तियों में एक तरह से रखे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां उनकी तरफ से निभाई जाती रही हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में जन्मे सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से गहरा नाता रखते हैं, गहरा रिश्ता रखते हैं। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्यपाल के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के वो संभाल रहे हैं। और 1998 से लेकर 1999 के बीच में कोयम्बटूर से ये सांसद चुने गए थे। वहीं अगर बात करें प्रदेश की कमान की तो तमिलनाडु की उन्होंने एक तरह से बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश की कमान संभाली 2004 से 2007 के बीच में। झारखंड के राज्यपाल के तौर पे भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी 2023 में संभाली थी। 2023 में उन्होंने पदभार लिया था। मौजूदा स्थिति में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब जैसे ही ये पूरे जो परिणाम सामने आए, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उसके बाद में अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक अलग जश्न की तस्वीर नज़र आती है। हालांकि आने वाले वक्त में ये कहा जाए कि क्या चुनौतीपूर्ण रहने वाला है उच्च या निचले सदन की अगर बात की जाए, ये देखने वाली बात है। आखिर सीपी राधाकृष्णन किस तरह से विपक्ष को साधते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये कहा जाए कि ज़रूर आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन एक लंबा राजनीतिक अनुभव सीपी राधाकृष्णन का जरूर माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने हिमाचल के बाद में पंजाब में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। यहाँ पर बाढ़ बारिश से हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक बने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के बाद में पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, वहाँ पर किस तरह से स्थिति है ये जाना। और उसके बाद में वो गुरदासपुर पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने 19 किसानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम से बाकायदा बातचीत की और उसके बाद में मंत्रियों और अधिकारियों से मीटिंग की। पीएम ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वहीं इससे पहले पीएम ने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का भी हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद में कांगड़ा में आपदा को लेकर एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी ऐलान किया। अब आप ये दो तस्वीरें देखिए, हिमाचल की और पंजाब की। पीएम मोदी बाकायदा यहाँ पर हवाई सर्वे करते हुए आपको साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे ही पहाड़ी इलाके हिमाचल की बात हो या फिर मैदानी इलाके पंजाब की बात हो, यहाँ पर जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, फसलें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इन इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे और जो बाढ़ प्रभावित
लोग थे, बाकायदा उनकी सहायता के लिए भी बात सीधे सीधे कही गई है। और आपको ये भी बता दें कि मंडी और चंबा में जो नुकसान हुआ उसका हवाई सर्वेक्षण किया गया। कांगड़ा में भी आपदा को लेकर बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा पूरी जानकारी दी कि कितना नुकसान हुआ, कितने क्षेत्र अभी भी प्रभावित हैं, कितने लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हुए हैं। वहीं 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान भी केंद्र सरकार की तरफ से इन राज्यों के लिए किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रखे हैं, ये उसी समय की तस्वीर जब एरियल सर्वे करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से पंजाब बह रहा है, यहाँ पर अभी तक लगभग 6 लाख पोल्ट्री पक्षी जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। जैसी ही स्थिति बिगड़ी तो एनडीआरएफ, बीएसएफ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। 23 जिलों के 1900 गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। 50 सालों में सबसे बड़ी आफत त्रासदी के तौर पे, प्राकृतिक आपदा के तौर पे ये नजर आई है। लगभग 4.25 लाख लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं और अभी तक जिस तरह से स्थिति रही है, 47 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। लगभग 1,75,000 हेक्टेयर की जो भूमि है वो सीधे सीधे प्रभावित है। यहाँ पर हालात को ध्यान में रखते हुए 200 राहत शिविर बनाए गए हैं और इन राहत कैंपों में रहने वालों की संख्या 7,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरह से हालात हैं उसमें देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। सेना, एयरफोर्स, यहाँ पर लोकल पुलिस, एसएसबी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विसेज लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार ये तमाम टीमें जुटी हुई हैं। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भले ही अभी कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन यहाँ पर महामारी लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, कई लोग मदद के लिए हाथ आगे ज़रूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों की कहा जाए कि एक अलग त्रासदी यहाँ पर पंजाब वासियों ने सीधे सीधे देखी।